बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बै के मसाइल चल रहे थे। कल पिछले दर्स में ये बतलाया था कि दरख्तों की बै और फलों की बै जो दरख्तों पर लगे हुए हों उसका हुक्म क्या होगा। ठीक है। तो एक कायदा जिक्र ये किया था कि जब कभी आप कोई चीज़ बेच रहे हो, उर्फन और आदतन जो चीज़ें उसके अंदर शामिल समझी जाती हैं वो बै के अंदर बगैर नाम लिए के शामिल हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरा कायदा ये बतलाया था कि जो चीज़ें हमेशा परमानेंट लगे रहने के लिए हों तो वो जो है बै के अंदर शामिल हो जाएंगी बगैर नाम लिए के। और जो चीज़ हमेशा यानी परमानेंट लगे रहने के लिए ना हो बल्कि उतारने के लिए हो तो वो नाम लिए बगैर बै के अंदर खुद ब खुद शामिल नहीं होगी। जैसे कि उसकी मिसाल दी थी कि दरख्त है, कोई शख्स दरख्त बेचता है तो दरख्तों पर लगे हुए फल बाय डिफॉल्ट उस बै के अंदर शामिल नहीं होंगे। किसी ने दरख्त बेचे तो उसका फल नहीं बिकेगा साथ में। क्यों? क्योंकि फल उतारने के लिए होते हैं, हमेशा लगे रहने के लिए नहीं होते। हाँ, अगर वो जिक्र कर दे कि फलों समेत मैं दरख्त खरीदता हूँ तो फिर तो ठीक है। लेकिन फिर याद रखना कि अगर उसने फलों की बै की, मिसाल के तौर पर किसी ने कहा दरख्त नहीं, मैंने सिर्फ फल खरीदे, तो उसमें हुक्म ये था, कहा गया था कि मुश्तरी क्या करे, अपने फल फौरन तोड़कर अलग कर दे। क्योंकि दरख्त हैं बाए के और फल हैं मुश्तरी के। तो अब दोनों की मिल्कियत को जुदा करना, सेपरेट करना जरूरी है ताकि मबीए को मुश्तरी के हवाले किया जा सके। ठीक है। अब आगे अ, दूसरा देखिए। दूसरा मसला जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि वला यजूज़ु अन यबीअ समरतन व यस्तस्ना मिनहा अरतालन मालूमतन। और बै जायज़ नहीं है, और जायज़ नहीं है फलों की बै इस तौर पर कि उसमें से मुस्तस्ना किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए कुछ रतल, मखसूस रतलों को उसमें से निकाल लिया जाए। देखिए, रतल किसे कहते हैं? रतल की जमा अरताल आती है। रतल असल में एक रतल जो है ये तकरीबन 34 तोले का होता है। तो तकरीबन यूं कह लें कि आधा सेर के करीब करीब होता है। ठीक है। ये उस जमाने में पैमाना हुआ करता था। जैसे कि हमारे यहाँ किलोग्राम से हम कहते हैं कि उस जमाने में जो है रतल वगैरह इस्तेमाल होता था। तो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स फलों की बै करता है, ठीक है, और दरख्तों पर लगे हुए फल हैं, आम के पेड़ हैं, मिसाल के तौर पर 50 आम के पेड़ हैं और उसके ऊपर जो है आम लगे हुए हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? बाय क्या करता है? उन फलों को बेच रहा है, मुश्तरी खरीद रहा है, लेकिन बाय बेचते वक्त शर्त लगाता है। ये कहता है कि मैंने ये फल आप पर बेचे इस शर्त के साथ कि इसके अंदर से तकरीबन जो है अ, जो है 50 रतल जो है वो मेरे होंगे, बाकी तुम्हारे। यानी उसमें से एक मखसूस मुअय्यन तादाद क्या कर रहा है, वो अपने लिए खास कर रहा है। यानी पूरे फल नहीं बेच रहा। वो कहता है कि अभी रतल छोड़ दें, आप आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि 50 आम के दरख्त हैं और ये क्या कहता है कि भाई मैं आपको दरख्तों पर लगे हुए फल बेचता हूँ, लेकिन उसमें से 20 किलो मेरे होंगे, ठीक है, बाकी सब तुम्हारे। यानी 20 किलो को छोड़कर बाकी सारे फल क्या होंगे? वो तुम्हारे होंगे। ये मसला। तो कहते हैं कि ये बै जायज नहीं, ऐसा करना जायज नहीं। यानी मखसूस मिकदार को आप अपने लिए मुअय्यन, मालूम मिकदार को अपने लिए खास कर दें, बाय अपने लिए खास कर दे, तो ये जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि भाई अभी ये फल छोटे हैं और हो सकता है कि आंधी तूफान आ जाए और बहुत सारे फल जो है बर्बाद हो जाएं और उसमें से मान ले सिर्फ 20 किलो ही बाकी रह जाएं। तो जब 20 किलो ही बाकी रह जाएंगे तो पूरा का पूरा, बाय ने तो पहले ही कहा था कि 20 किलो मेरे होंगे बाकी तुम्हारे, तो बाय अपने 20 किलो ले लेगा तो मुश्तरी को बचेगा ही नहीं। तो मुश्तरी का तो नुकसान हो गया। ठीक है। तो वो किस चीज के फिर पैसे देगा? तो यहाँ झगड़ा पैदा होगा। तो झगड़ा पैदा होगा तो ऐसी बाय को खत्म करना जरूरी। तो कहते हैं कि ये जायज नहीं है, ये बाय फासिद हो जाएगी।
हाँ, इसमें एक जायज सूरत ये बन सकती है कि वो मखसूस मकदार अदद के एतबार से नहीं बल्कि परसेंट के एतबार से, शेयर के एतबार से अगर डिफाइन करे, फिर तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। मसलन वो कहता है कि ये फल मैंने आपको बेचे, दरख्तों के फल, लेकिन इसमें का 20% मेरा है, 20% को छोड़कर बाकी मैंने आपको बेच दिए। तो अब फिर ये सूरत में ये जायज हो जाएगा, क्योंकि अब आप शेयर परसेंट के हिसाब से कह रहे हैं, तो जितना भी फल निकलेगा तो उसका सिर्फ 20% आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ 10 आम निकले, ठीक है, 10 आम निकले, तो 20% इसका क्या होगा? 10 किलो आम निकले तो उसका 20% जो है 2 किलो आम क्या हो जाएंगे? इसके इसके हो जाएंगे, बाय के हो जाएंगे, बाकी 8 किलो जो है मुश्तरी के हो जाएंगे। समझ में आया? अगर परसेंट के एतबार से किया तो फिर तो दुरुस्त है, लेकिन अगर मखसूस अदद जिक्र कर दिया, कहते हैं कि इतने किलो या इतने रतल वगैरह, तो फिर कहते हैं कि बै जायज नहीं है। ठीक है। क्यों परसेंट के हिसाब से जायज क्यों है? भाई परसेंट के हिसाब करने से झगड़ा नहीं होगा। अगर मान लें कि दरख्त के ऊपर कुछ भी फल नहीं आया, तो भी इस शर्त की वजह से कुछ लाजिम नहीं आता। और अगर कम फल आए, तो भी कुछ ना कुछ बाय का हिस्सा रहेगा, और वो जो है परसेंट से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगर फल ज्यादा आए, तो भी आप परसेंट से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मखसूस अदद मुकर्रर कर दिया, तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता फल उससे ज्यादा आए ही ना या उससे कम आ जाए, तो बाय क्या कर लेगा? अपना हिस्सा अलग निकाल लेगा, तो मुश्तरी के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, फिर झगड़ा पैदा होगा। इसीलिए कहा कि ये जायज नहीं है। वला यजूज़ु अन यबीअ समरतन, और जायज नहीं है कि फलों को बेचे। व यस्तस्ना मिनहा अरतालन मालूमतन, और उसमें से मुस्तस्ना कर ले। मुस्तस्ना एक्सक्लूड करना, एक्सेप्शन में ले लेना, ठीक है, उसमें से वो मुस्तस्ना कर दे कुछ मालूम रतलों को। ठीक है। वयजूज़ु बैउल हिंतती फी सुम्बुलिहा वल बाकिल्लाई फी कशरिही। ठीक है। अब देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि बै जायज है हिंता की। हिंततुन कहते हैं गेहूं को, गंदुम को। ठीक है, गेहूं को हिंता कहते हैं। और सुम्बुल यानी कि उसके जो खोशे होते हैं, जब वो छिलकों के साथ होता है, जो भूसा होता है उसका खोशा होता है, खोशे में लगे हुए गेहूं की बै जायज है, ये कह रहे हैं। वयजूज़ु बैउल हिंतती फी सुम्बुलिहा, जब वो अपने खोशों में हो गेहूं, तो इस सूरत में बै करना जायज है। वल बाकिल्लाई फी कशरिही, और बाकिल्ला, बाकिल्ला कहते हैं ग्रीन बीन्स को, ग्रीन बीन्स। ठीक है। तो ग्रीन बीन्स जो हैं अपने छिलकों के अंदर, किश्र जो है छिलके को कहते हैं, तो छिलकों के अंदर जब बीन्स हों तो उस सूरत में भी बै जायज हो जाएगी। अब देखें, गंदुम जो है सुंबुल के अंदर है, यानी कि खोशों के अंदर है उसके, तो एग्जैक्ट पता नहीं होता निकालने से पहले तो, ठीक है, कितने खोशों में कितना है। उसी तरह बाकिल्ला जो दाने होते हैं, ग्रीन बीन्स होते हैं, उनके छिलकों के समेत वो होते हैं, तो कहते हैं कि ये इस तरह करना फिर भी जायज है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, आप इसको बेच सकते हैं। वमन बादारन, और जिसने कोई घर बेचा, दखल फिल बैई मफातीह अगलाकिहा। देखिए, कह रहे हैं कि जिसने घर बेचा, तो उस घर के साथ उस घर के ताले की चाबियां भी बै के अंदर शामिल हो जाएंगी। ठीक है, बै के अंदर उस घर के ताले की चाबियां खुद ब खुद शामिल हो जाएंगी, वहां जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये किस ताले की बात हो रही है? मफातीह जमा है मिफ्ताह की, मिफ्ताहुन चाबी को कहते हैं, और अगलाक जमा है गलक, गलक की, और गलक जो है ताले को कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो है परमानेंट तालों की बात हो रही है, जो डोर पर लगे हुए रहते हैं, जैसे कि वो लैच वाले होते हैं, आप देखते हैं डोर पे ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाते हैं। ठीक है। तो जो परमानेंट ताले लगे होते हैं, उसकी चाबियां बै के अंदर खुद ब खुद दाखिल हो जाएंगी। भाई चाबियों, चाबियां क्यों, चाबी क्यों दाखिल हो रही हैं? तो देखिए, जब आप मिसाल के तौर पर कोई फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं, उसके अंदर डबल डोर है, और वो भी कैसा है? लैच वाला है। ठीक है, लैच वाला, ऑटोमेटिकली डोर को आप पुश करेंगे तो वो क्लोज हो जाता है, लॉक लग जाता है, वहां एक लॉक लगा होता है। तो ये लॉक जो है परमानेंटली लगे रहने के लिए होता है,
उतारने के लिए नहीं होता। ठीक है। और तो ये चूंकि परमानेंटली लगे रहने वाला ताला होता है, तो इसीलिए ये बैग के अंदर खुद ब खुद दाखिल हो जाएगा। अब ये जो चाबी है वो ताले के लवाजिमात में से है, क्योंकि ताला बगैर चाबी के तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, खोल नहीं सकते। तो चाबी अगर के ताले से जुदा है, लेकिन फिर भी जो है नाम लिए बगैर चाबी भी बैग के अंदर खुद ब खुद शामिल हो जाएगी, वरना ताले को तो आप खोल ही नहीं सकते बगैर चाबी के। तो चाबी का जिक्र नहीं किया तो भी क्या है, वो चाबी, ताले की चाबी खुद ब खुद बैग के अंदर शामिल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ वो ताला मुराद नहीं है जो कि हम ऐसा रिंग वाला लेके आते हैं, गोल मार्केट से लाके ताला कुंडल लगाने के बाद फिर लगाते हैं, उसको जुदा भी कर सकते हैं, उस ताले की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो बाय जो है अपने साथ लेकर चला जाएगा। यहाँ परमानेंट लगे हुए ताले की बात हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ऑटोमेटिक डोर लॉक होने वाले जो लैच वाले ताले होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। तो वमन बादारन, जिसने घर बेचा, दखल फिल बै'i मफातीहु अगलाक़िहा, तो उसके अंदर तालों की चाबियां बै के अंदर खुद ब खुद दाखिल हो जाएंगी। ठीक है। अगला मसला, व उजरतुल कय्याली व नाकिद समनी अलल बाई, और कय्याल यानी कि मापने वाले की उजरत, और समन का नाकिद, नाकिद उसको काउंट करने वाला, और उसको जो है ये क्या कहते हैं, चेक करने वाला, समन को चेक करने वाला, इसकी उजरत बाय के ऊपर है। अब यहाँ मसला क्या बतला रहे हैं, एक शख्स जो है बाय है, वो अनाज बेच रहा है मिसाल के तौर पर, और 500 अनाज का बहुत सारा ढेर पड़ा हुआ है, यूं समझ लें कि पूरे पूरे खेत का सारा अनाज निकाल लिया हुआ है। ठीक है। और ढेर लगा हुआ है अनाज का। अब वो शख्स जो है इस अनाज के ढेर को बेच रहा है, कहता है कि ये 500 जो है 500 सेर गेहूं है, और ये सारे के सारे मैं आपको 50,000 के एवज बेच रहा हूँ। ठीक है। और आप खरीदार कहता है कि मैंने कबूल किया, तो बै तो हो गई। अब यहाँ पर ये जो गेहूं को मापना है, ठीक है, कैल करके बेचा जाता था पहले, पैमाइश यानी कि एक बर्तन होता था, उससे जो है एक बर्तन भर के बेचा जाता था, कैल करके बेचा जाता था। तो उस कैल करने वाले को, मापने वाले को जो है कय्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कय्याल, मापने वाला। तो कहते हैं कि ये जो मजदूर होता है, ये कय्याल होता है, इसकी उजरत कौन देगा? बै हो रही है, बाय गेहूं बेच रहा है, मुश्तरी उन्हें खरीद रहा है, लेकिन इसको तोल कर कौन देगा? तो कहते हैं कि इसकी उजरत बाय के ऊपर होगी। यानी ये बाई की जिम्मेदारी है कि वो सारे गेहूं को तोल कर दे। अब इतने सारे पूरे खेत के गेहूं निकाले गए हैं, अब उसको तोलने की हाजत आई, तो तोलने के लिए कय्याल की जरूरत है, तो उस मजदूर को लाया जाएगा, मजदूर उसको जो है सारा दिन उन गेहूं को तोलेगा, और फिर आखिर में टोटल मिकदार बतलाएगा। तो इस मजदूर की मजदूरी किसके जिम्मे होगी? खरीदार के जिम्मे होगी या बेचने वाले सेलर के जिम्मे होगी? कहते हैं कि ये बाय की जिम्मेदारी है, तो वो कय्याल की मजदूरी बाय को देनी पड़ेगी, मुश्तरी नहीं देगा, क्योंकि बाय की जिम्मेदारी है मबीओ को पूरा का पूरा मुश्तरी के हाथों क्या कर दे, सुपर्द कर दे। ठीक है। और ये सुपर्द करना उस वक्त मुमकिन है जबकि उसको पूरी तरह से नापा जाए, तोला जाए, तभी जो है वो सही तरीके से सुपुर्द कर सकता है। तो ये तोलने की जिम्मेदारी, मापने की जिम्मेदारी बायर की है, इसीलिए कय्याल की जो उजरत है, जो उसकी मजदूरी है, वो बायर देगा, मुश्तरी नहीं देगा। ठीक है। व नाकिद समन अलल बाय, और समन के नाकिद की उजरत भी बाय के जिम्मे है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, दो सूरतें हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पर आप अच्छा, समन किसे कहते हैं पहले समझ लें। समन तीन चीजें हैं, सोना, चांदी और कैश, यानी कि आपकी करेंसी वगैरह। ये तीन चीजें समन के अंदर शामिल होती हैं। सोना और चांदी ये असल करेंसी है, याद रखें, हर मुल्क में। लेकिन सोना चांदी का ट्रांजैक्शन करना खरीदो फरोख्त में हर शख्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए क्या किया, नोट को डिफाइन किया गया। गवर्नमेंट क्या बनाती है, नोट बनाती है और कहती है कि ये इतनी इतनी मकदार के इक्विवेलेंट होते हैं, और फिर जो है वो करेंसी जो है उस मुल्क में चल जाती है। तो तीन तरह की जो है चीजें समन के अंदर आती हैं, सोना, चांदी और करेंसी। पहले ये करेंसी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो पहले जमाने में क्या करते थे, दीनार होते थे, दीनार सोने का सिक्का होता था, और दिरहम होते थे, दिरहम जो है चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो उसकी मखसूस मकदार होती थी और उसके अंदर प्योरिटी भी मखसूस किस्म की होती थी। ठीक है। तो ये जो है सोना चांदी, ये इन सिक्कों के जरिए खरीदा या बेचा जाता था, दिरहम दीनार वगैरह। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने जो है एक घर बेचा और कहा कि ये मैंने 1000 दिरहम के एवज जो है तुम्हें घर बेच दिया, और मुश्तरी ने कहा कि मैंने खरीद लिया। तो अब मुश्तरी क्या करेगा, 1000 दिरहम 1000 दीनार सोने के वो क्या करेगा, हैंड ओवर करेगा, किसको देगा, बाय को देगा। अच्छा, अब बाय को दे दिया उसने, 1000 दिरहम दे दिया, तो अब इसकी प्योरिटी चेक करना या फिर इसको गिनना वगैरह, इसकी जो उजरत होगी वो बाय के जिम्मे होगी। यानी कि ये सिक्कों की वजन कितना है, क्योंकि भाई ये कितने ग्राम के हैं हर सिक्का, क्योंकि एक मखसूस वजन होता था ना हर सिक्के का, क्योंकि सोना चांदी है वजन का एतबार करते हैं इसमें। तो फिर ये प्रॉपर इसके अंदर ये सही मकदार वाले सिक्के हैं या नहीं, या ये प्योर ओरिजिनल सिक्के हैं या डुप्लीकेट हैं वगैरह, इसको चेक करने के लिए कोई खास माहिर को बुलाना पड़ेगा, सुनार वगैरह को, वो मजदूर आएगा, वो चेक करेगा कि भाई ये हर सिक्का जो है क्या कहते हैं, ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर इसकी मकदार कितनी है, कितने ग्राम का है वगैरह, ये सारी चेक करना। ये चेक करने की जिम्मेदारी कहते हैं कि ये बाय की है, मुश्तरी की नहीं है। क्योंकि ये क्या कहते हैं, समन लेने के बाद, उसकी कीमत ले लेने के बाद ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। ये बाय क्या कर रहा है, उसको तसल्ली नहीं है, तसल्ली नहीं है कि भाई ये ओरिजिनल है या नहीं है, इसीलिए वो छानबीन कर रहा है। तो ये छानबीन करना ये बाय की अपनी चॉइस है, इसकी वजह से ये जिम्मेदारी बाय की होगी। लेकिन याद रखना, अगर मुश्तरी ने कीमत अभी अदा नहीं की है, अभी कीमत जो है मुश्तरी के पास ही है, तो अब जो है उसको काउंट करने की जिम्मेदारी और उसका खर्चा जो है मुश्तरी पर होगा। समझ में आया, बाय पर नहीं होगा। आगे कह रहे हैं वह उजरतु वज़ान समन अलल मुश्तरी, और समन का वजन करना ये मुश्तरी के जिम्मे है, क्योंकि मुश्तरी की जिम्मेदारी क्या है कि वो बाय को सही सही कीमत अदा करे। ठीक है। मिसाल यूं समझ लें कि कोई शख्स है और वो जो है 50 लाख में घर बेच रहा है, और बाय ने बेच दिया, मुश्तरी ने खरीदा। ठीक है। तो अब मुश्तरी के जिम्मे क्या है, वो 50 लाख रुपये दे, और मिसाल के तौर पर वो क्या कर लिया, कैश लेकर आ गया। ठीक है। कैश लेकर आ गया। अब वो कैश लेकर आ गया है, तो देने से पहले वो किसके पास है, कैश मुश्तरी के पास है। तो देने से पहले अगर उसको काउंट करने की बारी आती है, तो फिर आपको क्या करा, 50 लाख कैश है, भाई असली नोट है या नकली नोट है, ये सब देखने के लिए आपको एक मजदूर की जरूरत है या मशीन वगैरह लाना पड़ेगा, वो लगा कर चेक करना पड़ेगा। फिर उसका जो उजरत है, उसका जो रेंट है, वो कौन देगा, तो कहते हैं कि वो मुश्तरी देगा। ठीक है। क्योंकि अभी उसने कीमत अदा नहीं की है, और अगर उसने वो समन हवाले कर दिए, बाई को दे दिए, 50 लाख रुपये जो है थमा दिए, बाई ने उस पर कब्जा कर लिया, तो अब जो है मुश्तरी की जिम्मेदारी नहीं है, अब बाई की जिम्मेदारी है कि वो उसको काउंट करना या वजन करना वगैरह, ये इसकी जो असली नकली है वो चेक करना, ये जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, अब बाई की हो जाएगी, मुश्तरी की नहीं होगी। समझ में आया। वमन बा सलातन बिसमनिन, और किसी ने जो है सामान बेचा समन के एवज। देखे, सलातुन सामान को कहते हैं, कोई भी सामान हो, और समन किसे कहते हैं, उस सामान के बदले में अदा की जाने वाली कीमत, चाहे सोने की शक्ल में हो, चांदी के सिक्कों की शक्ल में हो, या फिर करेंसी कैश वगैरह के फॉर्म में हो। ठीक है। तो अगर किसी ने सामान बेचा और समन के बदले बेचा, समन के बदले यानी कि वो सोना चांदी या फिर करेंसी, इसके बदले बेचा, तो कीला लिल मुश्तरी, तो मुश्तरी से कहा जाएगा इदफाई समना अव्वलन,
تو وہ کیا کرے؟ اپنے سمن کو ادا کرے۔ فَإِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ، جب وہ سمن ادا کر دیے، اس نے قیمت ادا کر دی، قِيلَ لِلْبَائِعِ، بائع سے کہا جائے گا سلم المبیع، کہ وہ مبیع کو حوالے کرے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے سناریو سمجھیے۔ بے کے جو قولی بے ہوتی ہے اس کے اندر الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، اس کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایجاب اور قبول۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ سامان 100 روپیے کے عوض آپ کو بیچا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر سامان کیا ہے؟ یہ سلعتن ہے، اور اس کا ثمن کیا ہے؟ یہ 100 روپیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب میں نے یہ کہا کہ میں نے آپ کو یہ سامان 100 روپیے کے عوض بیچا، اور مشتری کہتا ہے میں نے قبول کر لیا، تو اب دیکھیں میں نے ایجاب کیا، مشتری نے قبول کر لیا، تو ایجاب و قبول کا حکم کیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ جیسے ہی ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو بے لازم ہو جاتی ہے، بے لازم ہو جاتی ہے، منعقد ہو جاتی ہے۔ تو لازم ہونے کا کیا معنی؟ کہ اب جو مشتری ہے وہ مبیع کا مالک بن چکا ہے، مشتری مبیع کا مالک بن چکا ہے، یعنی اس سامان کا مالک اب میں نہیں ہوں، اب میں کسی اور کو نہیں بیچ سکتا، یہ سامان کا مالک کون بن چکا ہے؟ یہ اب مشتری بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن مثال کے طور پر جھگڑا ہو گیا دونوں میں اس بات پر کہ پہلے کون دے گا سامان؟ پہلے دو، مشتری کہتا ہے پہلے سامان دو پھر میں قیمت دوں گا، اور بائع کہتا ہے نہیں پہلے قیمت دو بعد میں تمہیں سامان تھماؤں گا۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ قیل للمشتری، مشتری سے کہا جائے گا ادفع الثمن اولا، پہلے تو قیمت ادا کر، فاذا دفع الثمن، جب وہ قیمت ادا کر دے، قیل للبائع، تو بائع سے کہا جائے گا سلم المبیع، تو وہ مبیع کو کیا کرے؟ مشتری کے حوالے کرے۔ تو پہلے قیمت لے گا بائع، اس کے بعد سامان دے گا۔ لیکن عام عرف میں دیکھتے ہیں ہم اس طرح نہیں ہوتا، ہمارے یہاں چاہے آپ پہلے قیمت دے دیں پھر سامان لے لیں، یا پھر پہلے سامان لے لیں پھر قیمت دے دیں، یہ دونوں طریقے سے جائز ہے، یاد رکھنا جائز ہے۔ یہ کب صورت ہے؟ یہ جھگڑے کی صورت میں بتلا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا اگر اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں قاضی حکم کیا دے گا؟ وہ حکم یہ دے گا کہ مشتری پہلے قیمت ادا کرے اور پھر اس کے بعد بائع کیا کرے گا؟ سامان دے گا۔ یہ کس صورت میں ہے؟ کہ سامان کے بدلے میں سمن ہو، اس صورت میں۔ اچھا، یاد رکھنا مبیع اور سمن کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک فرق یاد رکھنا کہ مبیع کے اندر جو ہے قبضے سے پہلے تصرف جائز نہیں، جبکہ سمن کے اندر قبضے سے پہلے تصرف جائز ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ قبضہ یعنی اپنی کسٹڈی میں لے لینا، اپنے ہاتھوں میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ کتاب 100 روپیے کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو ایجاب و قبول ہو گیا۔ جیسے ہی ایجاب و قبول ہو گیا آپ اس کتاب کے مالک بن گئے، لیکن میں ابھی تک اس قیمت کا مالک نہیں بنا، اگرچہ کہ میں نے یہ کتاب آپ کو تھمائی ہے، کیا نہیں تھمائی، لیکن صرف ایجاب و قبول کرنے سے آپ کے لیے یعنی مشتری کے لیے اس کتاب کی ملکیت ثابت ہو گئی، اب میں یہ کسی اور کو نہیں بیچ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اصل چیز جو ہے مبیعی کی بے ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھنا اب میں چونکہ یہ بے ہو گئی، اب اس کے بعد میں جو ہے ایسا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ کتاب نہیں، اس کے بدلے میں دوسری کتاب دیتا ہوں، تو کیا میرا اس طرح کتاب بدلنا جائز ہے؟ ایجاب و قبول ہونے کے بعد جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب میں اس کے اندر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کتاب کا مالک مشتری بن چکا ہے، لیکن مشتری نے ابھی تک قیمت ادا نہیں کی ہے، اور بائع ابھی تک اس کی قیمت کا مالک نہیں بنا ہے، سمن کا وہ مالک بنا ہے کیا؟ نہیں بنا۔ تو اب مشتری کیا کر سکتا ہے؟ اس قیمت کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، مثال کے طور پر یہ کہ مشتری نے جو ہے پہلے اپنی جیب سے 100 روپے کی نوٹ نکالا، اور نوٹ نکال کے کہا کہ میں اس 100 روپیے کے بدلے میں آپ سے یہ کتاب خریدتا ہوں، آپ نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو ایجاب و قبول ہو گیا، کتاب کا مالک مشتری بن گیا، لیکن ابھی اس نے وہ نوٹ بائع کو نہیں دی تھی کہ جو ہے
اس نے کیا کر لیا، وہ نوٹ اپنے جیب میں ڈال دی اور اپنے جیب سے موبائل نکال کے آن لائن آپ کو پیمنٹ کر دیا۔ اب جو نوٹ کی بات ہوئی تھی، وہ نوٹ کے بدلے وہ کیا کر رہا ہے، کیش کی جگہ آن لائن پیمنٹ کر رہا ہے۔ تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، کیونکہ ابھی تک قبضے سے پہلے ثمن کے اندر تصرف جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن مبیع کے اندر تصرف جائز نہیں ہے۔ یہ ایک فرق ہے ثمن اور مبیع کے اندر، ٹھیک ہے۔ دوسرا دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر بیع کے اندر مبیع ہلاک ہو جائے تو بیع ختم ہو جاتی ہے، لیکن ثمن ہلاک ہونے سے بیع ختم نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ وہی مثال لے لیں کہ کتاب بیچ رہا ہے بائے، میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں، مشتری کہتا ہے کہ میں اس 100 روپئے کے بدلے میں آپ سے آپ کی کتاب خریدتا ہوں، اور بائے کہتا ہے میں نے قبول کر لیا۔ دیکھیے ایجاب و قبول ہو گیا۔ ابھی یہ 100 روپئے بائے نے جو ہے، اب یہ دونوں سے مثال کے طور پر کھڑے تھے ایک برج کے اوپر، پانی پانی نیچے سے جا رہا ہے، اوپر برج کے اوپر کھڑے ہیں، وہاں پر یہ بے ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے، ابھی اس نے کتاب دی نہیں تھی کس کو، نہیں یوں سمجھ لیں کہ اگر دونوں جو ہے بے کر رہے ہیں، ابھی ایجاب و قبول ہو گیا، ایجاب و قبول ہونے کے بعد اس نے کتاب نہیں دی تھی مشتری کو، اور مشتری نے ابھی قیمت نہیں دی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ کتاب ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پانی کے اندر گر گئی۔ اب مجھے بتائیں، یہ بے باقی رہے گی یا باقی نہیں رہے گی؟ باقی نہیں رہے گی، کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی بے ہو رہی تھی وہی ختم ہو گیا، مبیع ہی ہلاک ہو گیا، مبیع ختم ہو گیا، تو اب جو ہے بے باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ مشتری کے اوپر قیمت دینا لازم ہے کیا؟ نہیں لازم۔ اب دوسری صورت، اس کا اپوزٹ، مبیع جیسے کہ ویسا ہے لیکن ثمن ہلاک ہو گیا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں اس 100 روپئے کے بدلے آپ سے کتاب خریدتا ہوں، اور ابھی اس نے جو ہے وہ 100 روپئے نہیں دیے تھے، تیز ہوا آئی، اس کی ہاتھ سے نوٹ اڑ گیا، پانی کے اندر گر گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے وہ 100 روپئے ہلاک ہو گئے، ایجاب و قبول ہو چکا تھا، اس نے کہا میں اس 100 روپئے کے بدلے آپ سے خرید رہا ہوں، اب وہ نوٹ اڑ گئے۔ اب مجھے بتلائیے، تو مبیع تو موجود ہے، تو کیا مشتری یہ کہہ سکتا ہے بھئی پیسے تو ختم ہو گئے، اب جو ہے میں دوسرے نہیں دینا، لاؤ میری کتاب دے دو؟ کیا وہ بول سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ مشتری کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوسرے 100 روپئے دے دے، ٹھیک ہے نا، چاہے آن لائن کرے چاہے دوسری کیش دے دے، لیکن بے اس سے ختم نہیں ہوتی۔ ثمن ختم ہونے سے مبیع سوری بے ختم نہیں ہوتی، ہاں مبیع اگر ختم ہو گیا تو بے ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ جو ہے دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ بے کے اندر ایجاب و قبول سے بے کے اندر ایجاب و قبول ہوتے ہی مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے، لیکن بائع ثمن کا مالک نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ یہ کس صورت میں ہے؟ کہ جب جو ہے مبیع سامان ہو اور ثمن جو ہے وہ کیش کرنسی وغیرہ کچھ ہو، ٹھیک ہے۔ اب دوسری صورت بتا رہے ہیں، ومن باع سلعة بسلعة او ثمنا بثمن قیل لهما سلما معا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب دوسری صورت یہ ہے کہ سامان کے بدلے سامان کی بے ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ سامان کے بدلے سامان۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میری نوٹ بک ہے، اس کے بدلے میں آپ سے آپ کی کتاب لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں میری نوٹ بک کو آپ کی کتاب کے بدلے بیچتا ہوں، آپ نے کہا میں نے قبول کر لیا، تو اب دیکھیے دونوں طرف کیا ہے؟ سامان ہے، میں آپ کو بیاض دے رہا ہوں، نوٹ بک دے رہا ہوں، بدلے میں آپ مجھے کتاب دے رہے ہیں، تو دونوں طرف کیا ہے؟ سامان ہے۔ جب دونوں طرف سامان ہے تو دونوں کا درجہ ایک جیسا ہے، دونوں کا درجہ کیا ہے؟ ایک جیسا ہے۔ اسی لیے اب اگر جھگڑا ہوگا سپرد کرنے کے اعتبار سے، تو دونوں کو ہینڈ ان ہینڈ جو ہے اس ہاتھ دینا ہے اس ہاتھ لینا ہے، دونوں چیزوں کو، کیونکہ دونوں طرف کیا ہے؟ سامان ہے، دونوں طرف کیا ہے؟ سامان ہے۔ لیکن دوسری صورت سامان نہیں بلکہ ثمن ہے دونوں طرف، یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو جو ہے $10 دیتا ہوں 1000 روپئے کے بدلے میں، تو ایک طرف سے کرنسی ہے دوسری طرف سے بھی کرنسی ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف سے ڈالر ہے دوسری طرف سے روپیہ ہے، تو دونوں طرف سمن ہے۔ اب اس میں بھی کیا ہوگا؟ دونوں کا درجہ ایک جیسا ہے، دونوں طرف سمن ہے، اس وجہ سے کیا ہوگا؟
दोनों को एक साथ सुपुर्द करना होगा, यानी इधर से मैं दूंगा उधर से लूंगा। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि दोनों की हैसियत एक जैसी है, दोनों तरफ समन है। और दूसरी मिसाल क्या बतलाई थी? दोनों तरफ सामान है तो दोनों का दर्जा एक जैसा था, तो दोनों को हैंड इन हैंड जो है देना पड़ता था। ठीक है। लेकिन अगर एक तरफ सामान और एक तरफ समन हो, ऐसी सूरत में पहले समन देना होगा, बाद में सामान मिलेगा। यानी कीमत पहले देनी होगी मुश्तरी को, बाद में बाय क्या करेगा? उसे सामान देगा। मसला समझ में आ गया? ठीक है। तो मबीआ प्रोडक्ट को कहते हैं, सामान जो आप बेचते हैं। और समन किसे कहते हैं? कीमत को कहते हैं। और समन तीन तरीके से हो सकता है। समन चांदी भी हो सकती है, चांदी के सिक्के हों, या सोने के सिक्के हों, या फिर कैश करेंसी वगैरह, तो कोई भी हो सकती है तीनों में से। ठीक है। और सलातुन सामान को कहते हैं। अब बय होने के बाद दोनों में झगड़ा हो गया, एक तरफ सामान है एक तरफ क्या है? कीमत है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? मुश्तरी कहता है कि पहले सामान दो मैं बाद में कीमत दूंगा, बाय कहता है नहीं पहले कीमत दो बाद में मैं सामान दूंगा। ऐसी सूरत में झगड़े को दूर करने के लिए कहा जाएगा मुश्तरी को कि पहले तू कीमत दे, बाद में तुझे सामान मिलेगा। जब मुश्तरी कीमत अदा कर देगा तो बाय से कहा जाएगा कि अब मबिया को तू क्या कर? मुश्तरी के हवाले कर। मसला समझ में आ गया? यहाँ पर जो है हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। जो तिजारत के मसाइल हैं कुदूरी के अंदर, ये पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आगे से खियार शर्त वगैरह का नया चैप्टर शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। अगले दर्स में इसको शामिल करेंगे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।